फिल्म की शुरुआत में हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है जहां हम सैमी नामी ओल्ड सी टर्टल को देखते हैं। वो अंडे से बाहर निकले बेबी टर्टल्स को गड्ढे से बाहर निकालने में उनकी मदद कर रहा होता है और उसकी मेट सैली उन बेबीज को सेफली समुद्र की ओर ले जा रही होती है। वो दोनों आज ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बनने के कारण बहुत खुश होते हैं। उड़ने में वहाँ सैमी का दोस्त रे आ जाता है और तभी एक सीगल उनमें से एक बेबी टर्टल का शिकार करने आ जाता है। सैमी और रे उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, पर तब और भी सीगल्स बेबीज का शिकार करने आ जाते हैं, लेकिन उतने में कुछ शिकारी वहाँ आकर उन पर जाल फेंक देते हैं। बाकी के सीगल तो वहाँ से बच निकलते हैं, पर रे, सैमी और एक सीगल जाल में फंस जाते हैं और वो शिकारी उन्हें वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। सैमी सभी बेबीज को वहाँ से समुद्र में भागने को कहता है, पर उन्हीं में से एला और रिकी नाम के दो बेबी टर्टल्स अपने ग्रैंडपा को इस हाल में नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो सैमी के मना करने के बाद भी उसकी बात नहीं मानते और रीटा और सैली चाहते हुए भी अपने मेट रे और सैमी को बचा नहीं पाते। वो शिकारी सैमी और रे को एक टैंक में डाल देते हैं जहाँ से वो अपने आप बाहर नहीं आ सकते थे। वहाँ उन्हें लू नाम का एक लॉबस्टर मिलता है जो अक्सर ही गुस्से में रहा करता था। एला और रिकी भी उस जाल के साथ वहाँ आ चुके थे और वो अपने ग्रैंडपा के लिए उसी टैंक में आ जाते हैं। सैमी उन्हें वहाँ देखकर बहुत निराश होता है और उन्हें वहाँ से बाहर भेजने की कोशिश करता है, पर वो उसी के साथ रहना चाहते थे। सैमी और रिकी की कोशिश के बाद भी वो रिकी और एला को वहाँ से निकाल नहीं पाते। तभी उन्हें वहाँ वही सीगल नजर आता है जो एक केज में बंद होता है और उन्हें ना चाहते हुए भी उससे मदद मांगनी पड़ती है। सैमी उससे एक डील करता है कि वो उसे केज से रिहा कर देगा, पर उसके बदले में उसे दोनों बेबी टर्टल्स को बिना उनका शिकार किए समुद्र में पहुंचाना होगा। सीगल उसकी बात मान जाता है, पर सैमी जैसे ही उसे केज से बाहर निकालता है वो वहां से उड़कर चला जाता है। इससे सैमी और रे को लगता है कि उस सीगल ने उन्हें धोखा दिया था, पर थोड़ी ही देर में वो सीगल अपनी पूरी ग्रुप के साथ वहां आ जाता है और सैमी और रे की मदद करने की कोशिश करता है, पर आखिर में उसका भी कोई फायदा नहीं होता और उन्हें अपनी ही जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। उसी टैंक में रिकी और एला को एक डेड फिश नजर आता है, पर असल में वो एक ब्लॉक फिश होता है जिसका नाम जिम्बो था और वो बस मरने का नाटक कर रहा था। सैमी और रे उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। तब जिम्बो उनसे कहता है कि हमें वो आर्टिफिशियल एक्वेरियम ले जा रहे हैं, क्योंकि जिम्बो पहले भी वहाँ जा चुका था और किसी तरह से वो वहाँ से बचने में कामयाब हो गया था, पर अनफॉर्चुनेटली वो दोबारा पकड़ा गया। इसके बाद उन्हें दुबई के एक एक्वेरियम में ले जाया जाता है जहां वो पोचर सैमी, रे, लू और जिम्बो को उस एक्वेरियम के मैनेजर को सेल कर देता है, पर एला और रिकी डर के कारण उसी टैंक में छुप जाते हैं। वहीं हम उस अंडर वाटर एक्वेरियम को देखते हैं जहां बहुत से लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए आए होते हैं। रे और सैमी भी उसी एक्वेरियम में होते हैं और क्योंकि उन्होंने पहले ऐसी कोई जगह नहीं देखी होती है इसलिए वो जगह उन्हें बहुत अजीब लगती है। तभी सैमी नोटिस करता है कि रिकी और एला उनके साथ नहीं थे, जिस वजह से सैमी को बहुत चिंता होने लगती है। तभी वहाँ एक फिश कपल आ जाते हैं जो जिम्बो को वापस देखकर बहुत हैरान होते हैं। सैमी और रे एला और रिकी को ढूंढने लगते हैं ताकि उन्हें लेकर वो वहाँ से निकल सके, पर वो फिश कपल उनसे कहते हैं कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है और सिर्फ बिग डी इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकता है। दूसरी ओर एला और रिकी अभी भी उसी टैंक में छुपे होते हैं, पर उसकी सफाई के लिए एक पोचर उस टैंक को खाली कर देता है और रिकी और एला वहां से निकलकर समुद्र में आ पहुंचते हैं। वहीं बिग डी के दो चमचे ल्यूकस और एडम रे और सैमी को देख लेते हैं और अपने बॉस बिग डी को इसकी खबर देते हैं, जो कि एक सी हॉर्स था, पर वो दिमाग से बहुत शातिर था। ल्यूकस और एडम उसे बताते हैं कि जिम्बो वापस आ गया है और उसके साथ दो बड़ी टर्टल्स भी हैं। ये सुनने के बाद बिग डी उनसे मिलने जाता है, पर वो उन्हें कुछ नहीं करता। वहाँ वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और बिग डी उन्हें उस जगह के बारे में बताता है। उस दौरान उन्हें एल्बर्ट नाम का एक फिश भी नजर आता है जो हर समय वहाँ की कांच को तोड़ने की कोशिश करता था, इस उम्मीद में कि एक दिन ये कांच जरूर टूट जाएगा। आगे वो देखते हैं कि बिग डी ने उनके लॉबस्टर दोस्त को बांध रखा होता है क्योंकि वो बहुत घमंडी था और किसी भी अनजान जीव को अपने एरिया में नहीं आने देता था, पर सैमी के कहने पर वो लू को आजाद कर देता है। इसके बाद वो उन्हें केव नुमा एक नैरो एरिया में ले जाता है जहाँ बहुत से जीव उसके कहे अनुसार सीक्रेटली उस जगह से निकलने का रास्ता बना रहे होते हैं। वहीं जैक्स नाम का एक फिश डरते हुए भागकर बिग डी के पास आता है क्योंकि उसे लगता था कि एक्वेरियम में घूमने आए लोग उसे कभी भी अपना शिकार बना सकते हैं। तब बिग डी उसे शांत करने के लिए कहता है कि उसे ग्रुप में रहना है और अकेले बिल्कुल नहीं घूमना है। वहीं हम रिकी और एला को देखते हैं जो अपने ग्रैंडपा की तलाश कर रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात एनाबेल नाम की एक बेबी ऑक्टोपस से होता है जो बहुत ही फ्रेंडली होती है और वो बहुत ही जल्द दोस्त बन जाते हैं। पर जिस दौरान वो आपस में खेल रहे होते हैं तभी एनाबेल की मॉम मार्गरेट वहाँ आ जाती है। रिकी और एला के बारे में पूछने पर वो खुद को उसे इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं कि वो अपने ग्रैंडपा की तलाश में निकले हैं जिन्हें एक्वेरियम नामी एक बड़े से टैंक में ले जाया गया है। वो मार्गरेट से उन्हें ढूंढने में उसकी मदद मांगते हैं जिसके लिए मार्गरेट आखिर में मान जाती है
और वो साथ में एक्वेरियम की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं लू एक्वेरियम में आए कुछ विजिटर्स को लॉबस्टर को बुरी तरह से काटकर खाते देख लेता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है और भागते हुए जाकर इस बारे में सैमी और री को भी बताता है, पर वो उसे सीरियसली नहीं लेते। वहीं जिम्बो उन्हें वहाँ से एक बार स्केप होने की अपनी कहानी बताता है कि कुछ लोग अक्सर यहाँ सफाई के लिए आया करते थे, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं इनके सामने मरने का नाटक करूं तो वो मुझे समुद्र में वापस फेंक देंगे, क्योंकि मैं उनके लिए स्वादिष्ट नहीं था और मेरा ये प्लान ऑलमोस्ट सफल होने वाला था। पर जो इंसान मेरी जांच करके मुझे समुद्र में फेंकने वाला था वो बहुत देर तक फोन में ही बिजी होता है, जिस कारण मैं काफी देर तक बिना पानी के तड़पता रहा। पर किसी तरह से आखिर में मैं वहाँ से एस्केप करने में कामयाब रहा। रे और सैमी उन्हें भी वहाँ से निकलने का कोई प्लान पूछते हैं, तभी बिग डी वहाँ आकर उनकी बात सुन लेता है और उन्हें एक आइडिया सजेस्ट करता है। वो उसके बताए अनुसार रास्तों की ओर जाने लगते हैं। उस दौरान वो पेंगुइन्स के एरिया से भी होके गुजरते हैं, पर लॉबस्टर वहाँ के पाइप से खींचा चला जाता है। ये देखकर उन्हें लगता है कि वो मारा गया। इससे सैमी और रे बिग डी पर बहुत गुस्सा करते हैं और उससे कहते हैं कि उसका आइडिया बिल्कुल बकवास था। इस पर बिग डी कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उस लॉबस्टर को पाइप से खुद ही सतर्क रहना चाहिए था। और फिर वो उन्हें अपना दूसरा प्लान दिखाता है, जिसके अनुसार उन्हें एक डॉल्फिन के मुंह में छुपते हुए एक्वेरियम के कंक्रीट टैंक की ओर पहुंचना था और फिर वो आसानी से वहां से भाग सकते थे। पर उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है और उसकी वजह से डेमो दिखाने वाली दोनों फिशेस भी मारी जाती हैं। ये देखने के बाद बिग डी इसका ब्लेम खुद पर ना लेते हुए वहाँ से चला जाता है। इससे सैमी और री को उस पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब तक उन दोनों को समझ आ चुका था कि ये जगह उनके लिए नहीं बनी है और कैसे भी वो वहाँ से बाहर जाना चाहते थे। तभी जिम्बो वहाँ आकर उन्हें बताता है कि अभी अभी मैंने एला और रिकी को देखा, क्योंकि वाकई वो दोनों मार्गरेट की मदद से वहां तक पहुंच चुके थे। सैमी और रे भी भागते हुए उनसे मिलने आते हैं और वो एला और रिकी को सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं। पर वो समुद्र और एक्वेरियम के जंक्शन के कारण एक दूसरे से सेपरेटेड थे और आपस में मिल नहीं सकते थे। तभी सैमी और रे दो खतरनाक फिशेस को एला और रिकी के शिकार के लिए उनकी तरफ आता देखते हैं, जिस बात से रिकी और एला अनजान होते हैं। वो उन्हें इस बारे में बताने की कोशिश करते हैं, पर मजबूत कांच के कारण उन्हें उनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती। लेकिन समय रहते उन्हें इस बारे में पता चल जाता है और वो उनसे बचकर भागने लगते हैं। वो फिशेस भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। सैमी और रे को उनकी बहुत चिंता होती है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। उन फिशेस के रिकी और एला को पकड़ने का सिलसिला बहुत देर तक यूं ही जारी रहता है, पर एट लास्ट वो एक चैम्बर में घुसकर उनसे बच जाते हैं। वहीं सैमी अभी भी एल्बर्ट के ग्लास तोड़ने की कोशिश करता देख उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं है और वो ये कांच कभी नहीं तोड़ सकता। इस पर एल्बर्ट कहता है कि मुझे इस बात का अच्छे से पता है, पर यहाँ यूं ही ऐसे बैठे रहने से अच्छा है कि हम यहाँ से निकलने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। एल्बर्ट की ये बातें सुनने के बाद सैमी जब एक बेबी ऑक्टोपस को अपनी बॉडी से डार्क इंक स्प्रे करते देखता है तो उसे एक आइडिया आता है। वहीं रिकी और एला जिस दौरान एक्वेरियम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसी दौरान उन्हें एनाबेल की आवाज सुनाई पड़ती है, जो एक जगह फंसी होती है और मदद के लिए आवाज लगा रही होती है। वो एनाबेल को मुसीबत में देखकर उसे वहां से सेफली बाहर निकाल देते हैं और वो वहां से बाहर आते ही अपनी मॉम मार्गरेट को उनकी मदद के लिए बुलाने चली जाती है। और जिस दौरान सैमी बाकी सबके साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा होता है, तभी उन्हें रिकी और एला नजर आते हैं, पर क्योंकि वो एक्वेरियम के बाहर होते हैं इसलिए वो सैमी की बात सुन नहीं सकते थे। इसलिए सैमी उन्हें एक एक्ट के जरिए समझाने की कोशिश करता है कि वो ऑक्टोपस की डार्क इंक को अपने बॉडी में लगाकर मरने का नाटक करेंगे और सभी जीवों को मरा हुआ समझकर उन्हें एक्वेरियम से बाहर निकाल दिया जाएगा। पर एला और रिकी को उनकी बात समझ नहीं आती, इसलिए वो वेंट के जरिए उनसे बात करने का प्लान करते हैं, पर उसके लिए उन्हें पहले श्रेडर से होकर गुजरना पड़ता, जिस बात से वो अनजान थे। इस वजह से रे और सैमी को उनकी बहुत चिंता होने लगती है, पर नीचे आते ही वो पानी के बहाव के साथ अंदर की ओर जाने लगते हैं। किसी तरह से रिकी तो खुद को बचा लेता है, पर एला अंदर की ओर खींचने लगती है, पर फॉर्चुनेटली वो श्रेडर से बच जाती है और वेंट तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। वहाँ वो डार्क इंक को देखती है, जिससे उसे सैमी का आइडिया समझ आ जाता है। दूसरी ओर रिकी जिस दौरान मदद के लिए आवाज लगा रहा होता है, तब एनाबेल उसकी मदद के लिए आ जाती है, जो अपनी मॉम मार्गरेट को अपने साथ लाई होती है। वो रिकी को वहाँ से बाहर निकाल देती है। उतने में एला भी वहाँ पहुँच जाती है और वो उन्हें सैमी का प्लान बता देती है, जिसमें वो मार्गरेट की डार्क इंक स्प्रे करने में उसकी मदद मांगती है, जिसके लिए वो मान जाती है।
और बहुत ज्यादा डार्क किंग की डिमांड होने के कारण वो अपने ऑक्टोपस दोस्त को भी ले आती है। बिग डी को उसका ये प्लान बहुत बकवास लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सैमी और रे ऑक्टोपस को उनके सिग्नल देने तक का वेट करने को कहते हैं और इस दौरान वो एक्वेरियम के सभी जीवों को भी अपना प्लान बता देते हैं। पर बिग डी को लगता है कि ये सब करके सैमी सबकी नजर में उनका लीडर बन जाएगा, इसलिए उसे बहुत जेलसी होती है और वो उसे खत्म करने की कोशिश करता है। पर सही समय पर रे वहाँ पहुँच जाता है और उनका सामना करता है। तभी बाकी के जीव भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें भी बिग डी का इरादा पता चल जाता है। असल में वो कभी भी चाहता ही नहीं था कि कोई भी जीव यहाँ से बचकर निकल सके, ताकि वो हमेशा ही उनका लीडर बना रह सके। और वो बस बाकी जीवों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था कि वो केव में यहाँ से बचने के लिए रास्ता बनवा रहा है, जबकि असल में वो बस उसका दिखावा था ताकि सभी उसे अपना लीडर मानते रहें। उसके किए के लिए सभी उसे वहीं छोड़ देते हैं और सभी जीव वेंट के पास एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ बाहर से सभी ऑक्टोपस उन पर डार्क इंक स्प्रे कर रहे होते हैं। और उसे अपनी बॉडी पर लगाने के बाद सभी क्रीचर एक्वेरियम के विजिटर्स के सामने ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे वो सभी मरने वाले हैं। और पानी में डार्क इंक को देखकर सभी को लगता है कि शायद पानी में ऑयल फैल चुका है, जिससे सभी क्रीचर्स को खतरा हो सकता है और उन्हें लगता है कि शायद इसी कारण से सभी क्रीचर मारे जा रहे हैं। इसलिए वहां आए सभी विजिटर्स मैनेजर को इमरजेंसी डोर ओपन करने के लिए फोर्स करने लगते हैं ताकि सभी समुद्र पहुंचकर अपनी बचाव कर सके। और आखिर में विजिटर्स के आक्रोश को देखकर मैनेजर को इमरजेंसी डोर ओपन करना पड़ता है, जिससे सभी क्रीचर्स जल्दी से एक्वेरियम से निकलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि लू अभी भी जिंदा होता है, जो खुद भी सिक्योरिटी और मैनेजर पर अटैक करके बाकी सबके साथ वहां से एस्केप कर जाता है। और फाइनली गेट बंद होने से पहले सभी क्रिएचर्स वहां से निकलने में कामयाब रहते हैं। सभी समुद्र में वापस पहुंचने के कारण बहुत खुश होते हैं। बिग डी को भी अपनी गलती समझ आ चुकी थी और वो भी उनके साथ बाहर आ जाता है। अंत में सभी जीव सैमी, रे और ऑक्टोपस को उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया करते हैं और इस तरह से सैमी और रे भी रिकी और एला के साथ अपने आइलैंड पर वापस आ जाते हैं और हैप्पीली रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।